हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी के मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, उसका पार्ट 1.4.3 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फंडामेंटल फोर्सेस का पार्ट मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मैंने करवा दिया था, तो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है ये वाला 1.4.3 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। जो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रखता है, यानी पकड़ के रखता है। इट इज एविडेंट दैट विदाउट सम अट्रैक्टिव फोर्स a nucleus will be unstable due to the electric repulsion between its protons। इसका सबूत ये है कि किसी भी अट्रैक्टिव फोर्स के बिना एक न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होगा, और अपने प्रोटॉन्स के बीच में उसके प्रोटॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक रिपल्जन होता है उसकी वजह से वो अनस्टेबल होता रहेगा। ठीक है, दिस अट्रैक्टिव फोर्स कैन नॉट बी ग्रेविटेशनल। ये अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो नेग्लिजिबल कंपेयर्ड है इलेक्ट्रिक फोर्स के मुकाबले। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर किया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ भी नहीं है उसके सामने। ठीक है, इसलिए इसमें कहा गया है कि नेग्लिजिबल है, मतलब ना के बराबर है। अगर 100% की बात की जाए तो 100% में से सिर्फ 0.001% के बराबर उसकी वैल्यू हो सकती है। A new basic force must therefore be invoked। और इसीलिए एक नए बेसिक फोर्स को इन्वोक किया गया है, यानी बनाया गया है, या फिर यूं कहें कि डिस्कवर किया गया है। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेज। जो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो जितने भी फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं उन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करी जाए तो उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इससे ये जो एग्जाम्पल मैं समझाने वाला था इसको कभी और समझाऊंगा जब इससे रिलेटेड कुछ आएगा, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल मैं समझाने वाला था ये इससे रिलेटेड है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो सभी फंडामेंटल फोर्सेज में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है स्ट्रेंथ में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। It is charge independent and acts equally between a proton and a neutron। ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है और ये प्रोटॉन हो मतलब दो प्रोटॉन्स के बीच में इक्वली एक्ट करता है। ठीक है, एक न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, है ना, ये इक्वली रिएक्ट करता है। इसकी रेंज जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। जो न्यूक्लियर डायमेंशंस होते हैं उनमें इसकी रेंज जो होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, और न्यूक्लियर डायमेंशन की बात करी जाए तो 10⁻⁻15 मीटर होती है। ठीक है, यही न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डायमेंशन, न्यूक्लियर डायमेंशंस। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन इज मस्ट बी नोटेड डज नॉट एक्सपीरियंस दिस फोर्स। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस फोर्स को इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। ठीक है, recent developments have however indicated that protons and neutrons are built out of still more elementary constituents called quarks। जो हाल ही में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उन्होंने ये इंडिकेट किया है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत ही कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो हैं हाल ही में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनमें उनसे ये पता लगा है कि जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे कि कॉर्क्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो उनसे ज़्यादा बिल्ट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? द वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो सिर्फ कुछ ही न्यूक्लियर प्रोसेसेस में होता है, जैसे कि न्यूक्लियस का बीटा डीके होता है। अब बीटा डीके क्या होता है? बीटा डीके में होता यह है कि न्यूक्लियस जो है एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है और एक अनचार्ज्ड पार्टिकल को एमिट करता है जिसका नाम होता है न्यूट्रिनो। इसे बीटा डीके बोला जाता है। ठीक है,
मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, वीक न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ कुछ ही न्यूक्लियर प्रोसेसेस में होता है, जैसे कि एज द बीटा डिके ऑफ अ न्यूक्लियस। ठीक है, अब बीटा डिके में होता क्या है कि बीटा डिके में न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन और एक अनचार्ज्ड पार्टिकल को एमिट करता है, जिसका नाम होता है न्यूट्रिनो। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो इतना भी वीक नहीं होता जितना कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स की कोई इज्जत ही नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बहुत ही ज़्यादा वीक फोर्स होता है ये। और वीक न्यूक्लियर फोर्स की रेंज जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, 10⁻⁻16 मीटर। ठीक है, इसकी इतनी ही रेंज इसकी हो सकती है, या फिर यूँ कहें कि होती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारा यहीं तक था और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी हमारा यहीं तक था। अब बात करते हैं टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस की। ये दो टॉपिक मैंने अभी बताया आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वी रिमार्क्ड इन सेक्शन 1.1 दैट यूनिफिकेशन इज अ बेसिक क्वेस्ट इन फिजिक्स। सेक्शन 1.1 में हमने ये रिमार्क किया था कि यूनिफिकेशन जो है वो फिजिक्स के लिए एक बेसिक क्वेस्ट है। ग्रेट एडवांसेस इन फिजिक्स ऑफ एन अमाउंट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट theories and domains. Newton unified terrestrial and celestial domains under a common law of gravitation मतलब न्यूटन ने टेरेस्ट्रियल और क्लस्टियल डोमेन्स को यूनिफाइड किया था ग्रेविटेशन के कॉमन लॉ के अंदर। ठीक है, The experimental discoveries of Oersted and Faraday showed that electric and magnetic phenomena are in general inseparable. ओएरस्टेड और फेराडे की जो एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरीज थी उनसे ये पता चला कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फेनोमेना जो हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फेनोमेना जो है वो इनसेपरेबल हैं। और मैक्सवेल जो थे, मैक्सवेल यूनिफाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स with the discovery that light is an electromagnetic wave. मैक्सवेल ने ये यूनिफाई किया कि मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स को यूनिफाई किया था, किससे? लाइट की डिस्कवरी से, कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आइंस्टीन अटेम्प्टेड टू यूनिफाई ग्रेविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बट कुड नॉट सक्सीड इन दिस वेंचर। आइंस्टीन ने भी ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यूनिफाई करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो इस चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाए। बट दिस डिड नॉट डिटर फिजिसिस्ट फ्रॉम zealously pursuing the goal of unification of forces। लेकिन इतनी छोटी सी प्रॉब्लम से ये फिजिसिस्ट को रोक नहीं पाई फोर्सेस के यूनिफिकेशन से। ठीक है, recent decades have seen much progress on this front. The electromagnetic and the weak nuclear force have now been unified and are seen as aspects of a single electro-weak force. हाल ही के डिकेड्स में ये प्रोग्रेस हुई है इसी फील्ड में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्स को कुछ इस तरह से यूनिफाई किया गया है कि इनको सिंगल इलेक्ट्रोवीक फोर्स के एस्पेक्ट में देखा जा सकता है। ठीक है, what this unification actually means, ये जो यूनिफिकेशन है इसका मतलब क्या है? Actually means cannot be explained here, यहाँ पे इसको easily explain नहीं किया जा सकता। Attempts have been and are being made to unify the electroweak and the strong force and even to unify the gravitational force with the rest of the fundamental forces. Attempts have been made to unify electroweak. इलेक्ट्रोवीक फोर्स को यूनिफाई करने के लिए कई सारे स्टेप्स जो हैं वो उठाए गए हैं, है ना, और स्ट्रॉन्ग फोर्स को
स्ट्रॉन्ग फोर्स को, और यहाँ तक कि ग्रेविटेशनल फोर्स को फंडामेंटल फोर्सेस के रेस्ट के साथ यूनिफाई करने के लिए कई सारे स्टेप्स जो हैं वो उठाए गए हैं। हाँ, मैनी ऑफ दीज आइडियाज आर स्टिल स्पेक्यूलेटिव एंड inclusive. Table 1.4 summarizes some of the milestones in the progress towards the unification of forces in nature. टेबल 1.4 दिया हुआ है दोस्तों, इसमें ये बताया गया है कि नेचर के अंदर यूनिफिकेशन फोर्सेस को यूनिफाई करने के लिए कौन कौन सी प्रोग्रेस हुई है ना, आइजैक न्यूटन, ये सब। तो इस टेबल को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज की क्लास बस यहीं तक थी। इसके आगे हमें टॉपिक 1.5 स्टार्ट करना है, जो कि ये दे रखा है हमें, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। ठीक है दोस्तों, आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।